तो आज का हमारा वीडियो होगा रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिस पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड व्हाट इज न्यूक्लियस। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहेंगे, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन, है ना। ये अलग अलग तरह के जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके थ्रू हम ये पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देन आफ्टर दैट बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होते हैं ये, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है ये। तो आज का जो टॉपिक होगा ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये फॉर पॉइंट ऑफ व्यू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये है ना। तो आज की जितनी भी हम बात करेंगे यहाँ पे हम मेन पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, है ना। सिलेबस जो आईसीएसई ने जो डिसाइड किया है उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे ये। हालांकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो चैप्टर का तो नेम दे रखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी तो आईसीएसई बोर्ड में तो इस बार हमको पढ़ना है नहीं, केवल रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो भले ही आपको हम यहाँ पे टॉपिक में समझा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी पे हमें फोकस नहीं करना है, न तो आइसोटोप्स और न ही आइसोबार्स, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमें ज़रा भी डिस्कशन नहीं करना है, केवल और केवल हमें फोकस करना है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो फर्स्टली हम यहाँ पे नोट करते हैं हेडिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने, है ना। रदरफोर्ड gave the structure of atom in 1895, है ना। 1895 में रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन्होंने ही समझाया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला, किसने? रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये जितने भी एटम्स होते हैं ये दीज आर ऑल कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स। इसके पहला जो पार्ट होगा ये क्या होते हैं, ये जिसे हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, ये है ना, पॉजिटिवली चार्ज, जो कि ये किसके अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये, ठीक है ना। दूसरा इसमें होता है निगेटिवली चार्ज, है ना, निगेटिवली चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ये रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर हर एक ऑन ईच इलेक्ट्रॉन देयर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होते हैं ये, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस में होते हैं ये। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर टोटल ये चार्ज होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होंगे ये, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, है ना, ऑफ द एटम। तो ये एटम के अराउंड ये रिवॉल्व करते रहते हैं ये, और जिस पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट, या फिर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यहाँ पे अब मेन बात ये होगा कि हर एक सेल में या फिर हर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसको हम कैसे हम फाइंड करेंगे। तो आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल हम जब भी फाइंड करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल बोले या फिर हम ऑर्बिट बोले, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n⁻²। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे आगे वेयर n इज सेल, n क्या होगा? सेल होगा। तो मेनली जो सेल होते हैं उसको हम की
L M N से हम डिनोट करते हैं। और भी होते हैं K L M N O P, है ना। तो हम यहाँ पे मेनली 4 सेल की बात करेंगे, K L M N। तो अगर हम सबसे पहले K सेल की बात करें, है ना, सपोज करते हैं यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू 1। अब ये जो n इज इक्वल टू 1 होगा किस सेल के लिए होगा, K सेल के लिए होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो इफ n इज इक्वल टू n देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K सेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 पावर 2, तो ये हो जाएगा 2। सेम ऐसे ही सेकंड। अब सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इफ n इज इक्वल टू 2 देन, अब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L सेल। तो L सेल में कितना हो जाएगा टोटल बताओ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर 2, यानी 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K सेल will be 2 and maximum number of electron in L cell will be 8। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n पावर 2। ये अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप, सिलेबस में तो ये तो है नहीं है। चलो, सिलेबस में है नहीं, समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम किसी एक एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, जैसे सपोज करते हैं सोडियम, है ना, आप सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा बताओ। तो ये हो जाएगा सोडियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, K सेल में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर L सेल में हो जाएगा 8, फिर M सेल में हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। तो यहाँ पे सपोज करते हैं दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम, है ना, सोडियम एटम का सपोज करते हैं कि ये न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, और ये इसका फर्स्ट सेल हो जाएगा ये K सेल। और K सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल की बात करें L सेल, तो L सेल में टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा लास्ट KLM सेल, ठीक है ना, ये हो जाएगा M सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम, है ना। सोडियम का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको समझा दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको आपको समझाना क्या है, यहाँ पे मेन बात क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, ये है न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, है ना, इसका ये न्यूक्लियस होगा ये। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके नज़दीक ये K सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से ये फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन आर नियर टू दिस न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है। और ये जो सेल है M सेल, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इस भी काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से। द इलेक्ट्रॉन विच इज़ फार अवे फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। जब इस पे कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। तो इस वजह से इस आउटर मोस्ट सेल में सोडियम के यहाँ पे 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग समझ आ गया।
फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन बचे, वो उस पे न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स बहुत ही कम लगेगा, बहुत कम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली रिवॉल्व करना चालू कर देगा और इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो सोडियम एटम के 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर मोस्ट की बात करें यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, ठीक है ना। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ये मैक्सिमम फोर्स को ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट सेल की बात करें इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको 2 मीनिंग समझना होगा, क्या, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का मीनिंग आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये, 7 to 8 मिनट का था ये, आपको ये समझना था ये। तो आगे हम समझते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अब हम हेडिंग नोट करते हैं, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज़ द वेरी सिंपल टॉपिक, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम इसकी रेडियस की बात करें, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नियरली 10⁻⁻15 मीटर, ये होता है ये। अब इस न्यूक्लियस के पार्ट्स की अगर हम बात करें, है ना, न्यूक्लियस कि अगर हम पार्ट्स की बात करें तो दिस न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में ये कंसिस्ट होता है, मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट इसका होता है क्या, प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन। और इसका दूसरा पार्ट होता है क्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूक्लियस किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसी हम सम ऑफ दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्यों, क्योंकि यही दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यही दो मिलकर के न्यूक्लियस को बना रहे हैं, जिससे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इसे हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे इसके पहले आपको समझाए थे इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेम ऐसे ही यहाँ पे प्रोटॉन पे भी बात करें तो यहाँ पे ये +1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलम ऑफ चार्ज होते हैं। और यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। ये चार्ज लेस होते हैं ये, तभी तो न्यूट्रल हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कुछ हो गया बातें, क्या, न्यूक्लियस की बातें हो गई है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको एक और नेम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलेंगे, मास नंबर। और इस मास नंबर को हम कैपिटल ए से भी नोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम या फिर ऐसे भी नोट कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है ना। इसका ये फॉर्मूला हो जाता है ये। अच्छा, आप सबको पता होगा ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ये होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की इक्वल, ठीक है ना। तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, देखो, इस P के जगह पे Z, ठीक है ना। अगर हम इस P के जगह Z लिख दें तो Z + N इज इक्वल टू ये हो जाएगा A, या फिर इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू A - Z। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे देखो ये एटॉमिक नंबर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना है तो मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मिल जाते हैं। अगर इसको हम बाय सिंबल से अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। सपोज करते हैं x इज द एनी एलिमेंट और यहाँ पे मास नंबर यहाँ पे नोट करेंगे और ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये जो मास नंबर है ये सम ऑफ किसका होता है बताओ, मास नंबर सम ऑफ किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे सोडियम एटम, ठीक है ना, सोडियम एटम, तो ये सोडियम एटम Na हो जाएगा और इसका सोडियम एलिमेंट हो जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, और इसका सम ऑफ ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये होता है ये ऑलमोस्ट ये 23 होता है। ये 23 का मतलब ये नंबर ऑफ मास की हम बात करते हैं, मास नंबर 23 होता है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप फाइंड करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, ये क्यों कर सकते हो ना ये। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये मास नंबर माइनस ये हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, तो मास नंबर तो है ये 23। अच्छा ये बताओ प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के। तो इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर के इक्वल, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे P का मतलब क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर यानी कि 11, तो ये टोटल हमें कितना मिलेगा आंसर इसका 12, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे है ना उसे वो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएगा। बात हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, हमने दो टॉपिक को कवर कर लिया और इस दो टॉपिक में हमने एटॉमिक नंबर भी समझ लिया, मास नंबर भी समझ लिया और न्यूक्लियॉन्स का भी मीनिंग हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हेनरी बैकरल की, ठीक है ना, दैट इज द फ्रेंच फिजिकिस्ट। ये क्या है, फ्रेंच फिजिकिस्ट हैं ये। हेनरी बैकरल ने ये 1896 में ये समझाया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट करते हैं इन स्पॉन्टेनियस टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक मीनिंग समझना होगा स्पॉन्टेनियस, है ना। अच्छा स्पॉन्टेनियस से पहले हमें समझना होगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस होते हैं है ना उस सब्सटेंस के एटम की अगर न्यूक्लियाई की बात करें वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म होता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई और दूसरा होता है अनस्टेबल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई का। अनस्टेबल का मीनिंग क्या हो गया, अब सबको पता है अगर किसी भी एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में न्यूक्लियाई क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा कंडीशन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि कोई एक ज़्यादा होगा और दूसरा कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन कम, दोनों हो सकता है ऐसा, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, न्यूक्लियाई क्या होगा अनस्टेबल। और जैसे ही न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है, किसी भी एलिमेंट है ना, किसी भी एटम्स का जो न्यूक्लियाई जैसे ही अनस्टेबल होगा उसमें से रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट होना चालू कर देते हैं। हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा spontaneous emission of radioactive particle from, ध्यान देना यहाँ पे, from unstable, है ना, from unstable nuclei of a heavy atoms of a heavy spontaneous emission of radioactive particle from अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ अ हैवी एटम, ठीक है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। अनस्टेबल का मीनिंग अभी भी आपको समझा है, अनस्टेबल का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन दोनों की वैल्यू अनइक्वल होंगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियाई क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और जैसे ही न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा उसमें से रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट होना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट होना स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को समझाया कौन था, ये है ना, इस चीज़ को समझाने वाले कौन थे, ये थे हेनरी बैकरल। कौन थे ये, हेनरी बैकरल थे ये, जो कि ये फ्रेंच, है ना, जो कि क्या थे, ये फ्रेंच फिजिकिस्ट थे ये, है ना, फ्रेंच फिजिकिस्ट। इन्होंने समझाया था कब, 1896 में, है ना। इन 1896 में इन्होंने ये समझाया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके न्यूक्लियाई जैसे अनस्टेबल हो जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट होना स्टार्ट कर दे रहे हैं ये, है ना। और ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल ये होते हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ये किस तरह के पार्टिकल यहाँ पे निकलते हैं। तो मेनली इसमें जो रेज निकलते रहते हैं, जिसे हम बैकरल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकरल रेज, ठीक है ना, बैकरल रेज कहते हैं ये, ठीक है ना। बाद में इसी बैकरल रेज को आगे चल करके रदरफोर्ड ने समझाया, ठीक है ना। और फिर आगे चल करके मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड टियरे क्यूरी, है ना, उन्होंने ये समझाया। यहाँ पे जब भी हम हेनरी बैकरल की बात करते हैं, तो हेनरी बैकरल ने ये नेचुरल, है ना, हेनरी बैकरल ने ये नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की इन्होंने खोज की थी। क्या खोज की थी इन्होंने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खोज की थी। और मैडम क्यूरी ने क्या किया था, वो आर्टिफिशियल था, जिसे हम पिच ब्लेंड कहते हैं, ठीक है ना। और ये यूरेनियम से भी काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल है ये। और मैडम क्यूरी को इसी के लिए इनको फर्स्ट लेडी ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था इन साइंस, है ना, साइंस में ये। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि इसकी हेनरी बैकरल की। अब आगे हम बात करेंगे बैकरल रेज क्या होती हैं, ठीक है ना। बैकरल रेज का मतलब ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, रेडियो एक्टिव रेज हैं, किसी भी सब्सटेंस से यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में आगे चल करके स्टडी किया था रदरफोर्ड ने। और उनके कुछ को असिस्टेंट्स थे, को वर्कर्स थे, है ना, इन लोगों के साथ यहाँ मिल करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये, ठीक है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है आगे चल कर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए कि कोई भी सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट कर रहा है, वो कितने अमाउंट में एमिट कर रहा है, ये पहले इसको समझ लेते हैं ये, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे हम मीनिंग नोट करते हैं, ये 1 बैकरल, ठीक है ना। 1 बैकरल का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 1 बैकरल का मीनिंग क्या होगा, 1 becquerel means the amount of the radioactive particles emits per second. पर सेकंड में जितने अमाउंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एमिट होंगे उसी को हम बोलेंगे 1 बैकरल बोलेंगे। अच्छा, एक इस चीज़ को थोड़ा एक तरह से और समझ सकते हो आप, है ना। क्या, जैसे यहाँ पे अगर हम नोट करें 1 माइक्रोन बैकरल, ठीक है ना, 1 माइक्रोन बैकरल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो 1 माइक्रोन तो ये तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और ये बैकरल का मतलब ये पर सेकंड की बात करते हैं ये, तो ये हो जाएगा टोटल क्या, पर सेकंड। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 10⁻⁶, और ये हो जाएगा -1। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन बैकरल मीन्स 10⁻⁶ बैकरल पार्टिकल्स, रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स विल एमिट पर सेकंड। मतलब 10⁻⁶ ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल ये पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, इसी को हम 1 माइक्रोन बैकरल बोलेंगे। तो ये जो हेनरी बैकरल है ना, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब समझाया, इसके बारे में काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने थियरीज नोट किया। तो ये टोटल आप कितने अमाउंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर पार्टिकल ये एमिट करते हैं, उसको मेज़र करने के लिए इन्होंने अपने नाम पे ही एक यूनिट्स रख दिया, है ना।
यूनिट्स क्या है वो बैक्यूरल है ये, ठीक है ना। एक दूसरा यूनिट ये रखा था मेजरमेंट की रेज है ना, रेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बैक्यूरल रेज कहते हैं। तो उनके नाम पे दो चीज़ें रखी गई, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट और दूसरा रेज है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए बैक्यूरल और रेज के लिए बैक्यूरल रेज, ठीक है ना। तो इन्हीं बैक्यूरल रेज को रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्या समझाते हैं, तो आइए अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं क्या, रदरफोर्ड को, ठीक है ना। रदरफोर्ड के साथ साथ और उनके को असिस्टेंट्स भी थे। कौन थे? को असिस्टेंट्स। इन लोगों ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि करना तो था रदरफोर्ड को, तो अकेले इनके बस का था नहीं, इस वजह से अपने असिस्टेंट्स को वर्कर का भी हेल्प लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली आप सबको पता होगा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, वो जनरली उनका एटॉमिक नंबर होता है मोर देन 82, जनरली यही देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो सेम नहीं होते हैं, जैसे कार्बन है ना। कार्बन में अगर देखें तो C6 भी नोट करते हैं, C12 भी होता है, C14 भी होता है। इसका मतलब कार्बन की जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल के फॉर्म में हो सकती हैं, है ना। नेचुरल अगर बात करें तो नेचुरल कार्बन का जो फॉर्म होता है वो C612 होता है ये, ठीक है ना। कुछ कंडीशन में इसको हम C614 भी लिख देते हैं, ये है ना, ये नेचुरल तो है नहीं। तो इस कंडीशन में ये जो प्रोटॉन्स ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोनों अनइक्वल होते हैं, यानी कि इनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होता है, जैसे यूरेनियम की बात करें, थोरियम की बात करें, प्रोक्टेनियम की बात करें, रेडियम की बात करें, है ना। तो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स विच एटॉमिक नंबर इज मोर देन 82, है ना। 82 से इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ये, इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रदरफोर्ड ने क्या समझाया, सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उनका। इन्होंने एक लिया था इस तरह से थिक लेड कंटेनर, क्या लिया था इन्होंने, थिक लेड कंटेनर इन्होंने लिया। थिक का मतलब क्या, कि बहुत ही ज़्यादा ये मोटा परत वाला इन्होंने लेड लिया था ये, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट बना रखे हुए ना, ये पूरा ये थिकनेस है, ये पूरा क्या है, ये थिकनेस ऑफ दिस लेड। थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस इन्होंने लिया था ये। और उन्होंने फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे रखा, क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडियम सैंपल, क्या बोलेंगे, रेडियम सैंपल। रेडियम सैंपल कौन रखा था, रदरफोर्ड ने क्या रखा था, इन्होंने रेडियम सैंपल कुछ रखा था यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे रखा तो कुछ अमाउंट में यहाँ से ये रेज इस तरह से एमिट होना चालू हुई है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ये। अब ये जो रेज है यहाँ पे एमिट होना ये चालू हो गई यहाँ पे ये, तो कुछ रेज तो इस तरह से यहाँ पे बेंड हुई, है ना, इस तरह से ये, कुछ रेज इस तरह से यहाँ पे बेंड हो गई ये, है ना, इस तरह से ये बेंड हो गई यहाँ पे। तो इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ये, है ना, ये इस तरह से बेंड हो गई। और कुछ रेज ऐसी थी कि वो सीधी निकल गई है विदाउट बेंडिंग, है ना, सीधी निकल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेनली यहाँ पे हम ये तीन तरह के रेज की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो, एक तो रेज ये सीधी निकल जा रही हैं विदाउट बेंडिंग, है ना, बगैर कहीं पे मुड़े हुए सीधा निकल जा रही हैं अनडेविएटेड। और ये दो रेज हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे निकल जा रही हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट इन्होंने रखा था, निगेटिवली चार्ज प्लेट लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद राइट साइड में इन्होंने पॉजिटिवली
चार्ज प्लेट इन्होंने रखा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें किया था, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ये ठीक है ना। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज किया, एक तो इन्होंने एक थिक लेयर ऑफ दिस लेड इन्होंने यूज किया, और बीच में इन्होंने एक नैरो पाइप की तरह यहाँ पे ये होल बनाया यहाँ पे, और इसके अंदर इन्होंने क्या रखा, रेडियम सैंपल। तो यहाँ से कुछ अमाउंट में चार्ज लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कुछ अमाउंट में चार्ज का मतलब पार्टिकल्स, कुछ अमाउंट में पार्टिकल लेफ्ट साइड में यहाँ पे एमिट हुए, और कुछ राइट साइड में, और कुछ सीधा निकल गया यहाँ पे। ये जो कुछ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सम रेज बेंड टुवर्ड द लेफ्ट एंड सम रेज बेंड टुवर्ड द राइट एंड सम रेज गोज अनडेविएटेड, है ना। तो इनकी अगर जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो रेज लेफ्ट साइड में बेंड हो रही हैं उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं इन्हें हम अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा जो राइट साइड में यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर ये जो रेज बेंड हो रही हैं उसको हम बोलेंगे निगेटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा पार्टिकल या फिर बीटा रेज, ठीक है ना। और ये जो रेज सीधा निकल जा रही हैं विदाउट डेविएशन, मतलब अनडेविएटेड निकल जा रही हैं, इसे हम बोलेंगे अल्फा रेडिएशन। क्या बोलेंगे, अल्फा रेडिएशन। और ये जो अल्फा रेडिएशन होती है, देखो ये विदाउट बेंडिंग सीधा निकल जा रही हैं, इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो बीटा रेज है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं, और ये अल्फा रेज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये गामा रेडिएशन देयर इज नो एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये सीधा निकल जाते हैं, ये ठीक है ना। और इसी गामा रेडिएशन को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग नोट करना। तो और चीज़ आपको क्या नोट करना है कि जब आगे हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को रखा जाता है तो अल्फा रेज और बीटा रेज ये दोनों बेंड हो जाती हैं, लेकिन गामा रेडिएशन ये जरा भी बेंड नहीं होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बात करें, ये तो अनडेविएटेड निकल जा रहा है, कौन, गामा रेडिएशन। यहाँ भी अगर इन दोनों रेज की बात करें, ये जो बीटा रेज है, बीटा पार्टिकल, दिस बेंड मोर देन दिस, है ना। अल्फा पार्टिकल के कंपेयरिंग में बीटा रेज काफ़ी ज़्यादा ये बेंड हो जा रहा है, ये और ये थोड़ा कम बेंड हो रहा है यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो आगे हम जब इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम नोट करेंगे। तो इन्होंने क्या समझाया था रदरफोर्ड ने, बस इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू से इन्होंने बैक्यूरल रेज को 3 फॉर्म में समझाया। क्या, अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना। बैक्यूरल रेज को इन्होंने ये समझाया, ये ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को हम हटाएंगे और इसके जगह पे हम यहाँ रखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्रॉस बना रहे हैं ना, दिस क्रॉस विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ये, ठीक है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में भी हमें ये देखने को ये मिलता है कि ये जितने भी ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि लेफ्ट साइड में बेंड हो रहे हैं यहाँ पे, वो हमेशा वो बेंड होंगे लेफ्ट ही, और ये जो राइट साइड में बीटा पार्टिकल बेंड हो रहे हैं वो राइट साइड में ही होगा, और ये गामा सीधा निकल जाएगा। चाहे हम इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को रखें इसके सराउंडिंग में, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड रखें, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वी प्लेस द इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स देन द अल्फा पार्टिकल बेंड्स टुवर्ड्स, तो अल्फा पार्टिकल किधर बेंड होगा, तो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है ना। फिर से पूछा जाता है कि व्हेन वी प्लेस द
magnetic field, then when we create the magnetic field, then the alpha particle bends. फिर अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अभी भी लेफ्ट साइड होगा। मतलब चाहे इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को रखें, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड को रखें, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल और ये बीटा पार्टिकल का जो बेंडिंग है वो अल्फा हमेशा लेफ्ट होगा और बीटा राइट होगा, और ये गामा सीधा निकल जाएगा ये, ठीक है ना। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा पार्टिकल की अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। एन अल्फा पार्टिकल इज अ पार्टिकल दैट इज आइडेंटिकल टू हीलियम 4 न्यूक्लियस। ये हीलियम 4 न्यूक्लियस के ये आइडेंटिकल होते हैं। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, किसके, अल्फा पार्टिकल के। और सेम यही स्ट्रक्चर होता है क्या, हीलियम एटम्स का। हीलियम एटम के भी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिस अल्फा पार्टिकल is a particle that is identical to the helium 4 nucleus, ठीक है। और इसमें ये 2 चार्ज इसमें यहाँ पे होते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम यहाँ पे कुछ इस तरह से नोट करते हैं। सपोज करते हैं कि कोई x कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, और ये a कोई यहाँ पे मास नंबर है ऑफ दिस एलिमेंट, और यहाँ पे z ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल एमिशन हम शो करें या फिर अल्फा डीके अगर हम ये शो करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, ये जो मास नंबर की बात कर रहे हैं ये तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी दोनों मिलके टोटल ये मास नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों कह सकते हैं ना, टोटल 4। तो अगर हम अल्फा डीके की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे x और ये हो जाता है a-4 और ये हो जाएगा z-2, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लेस यहाँ डीके होते हैं और यहाँ पे 4। अच्छा यहाँ पे इन दोनों का अगर हम सम करें यहाँ पे देखो तो सम क्या होना चाहिए। सपोज करते हैं कि देखो यहाँ पे जब ये अल्फा डीके होगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, जब यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये बचेगा क्या, हीलियम। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और ये मास नंबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला ही होगा कुछ इस तरह से बनेगा, और ये कुछ अमाउंट में ये एनर्जी को भी ये एमिट करते हैं ये, है ना। और इस एनर्जी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्या नोट कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल एमिशन, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो मास नंबर की बात करें तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल मास नंबर की बात करें तो a-4 + 4 यानी कि टोटल ए आ जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये z = z-2 + 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा z। तो हमेशा आप लोग याद करना कि कोई भी अल्फा डीके हो या फिर और भी कोई भी चीज़ें हो, बीटा की बात करें चाहे गामा की बात करें, ये जो सम ऑफ मास नंबर है ना ये दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। सम ऑफ एटॉमिक नंबर ये भी दोनों बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में हम इस तरह से शो करते हैं। अच्छा इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल क्या हो इसका ध्यान से देखना। यहाँ पे सपोज करते हैं ये जो x था ना एलिमेंट था, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है सपोज करते हैं कि तो ये जो यूरेनियम है इसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 92 होता है, और इसका जो न्यूक्लियॉन्स होता है 234 होता है। क्यों पता है ना ये। तो अगर हम इसका अल्फा डीके अगर हम शो करें, है ना, अल्फा डीके अगर हम शो करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे बताओ इसका ये फॉर्मूला लगेगा ना, ये अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे माइनस होंगे, डिक्रीज होंगे। तो 2 प्रोटॉन का मतलब ये एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे ये ये हो जाएगा क्या, हाँ कोई x आ जाएगा, x एलिमेंट कोई आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 92 में से अब ये माइनस होगा कितना 2, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 234 में से माइनस होगा 4, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आंसर मिलेगा हमें ये 90 मिलेगा, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ये 230 मिलेगा। क्यों कह सकते हैं ना ये। देखो हमें अब यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट मिल गया जिसका एटॉमिक नंबर है 90। अब याद करो 90 किसका एटॉमिक नंबर होता है, किसका होता है बताओ,
थोरियम का होता है। किसका होता है? थोरियम। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं ये थोरियम। आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप एक्स से डिनोट कर सकते हो ये, अगर आपको याद है तो आप थोरियम नोट कर दो यहाँ पे ये, ठीक है ना। यहाँ बस आपको ये समझाना था अल्फा डी के, ठीक है। फिर आगे हम देखें यहाँ पे और क्या एमिट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये हीलियम एटम, और यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल, ये कुछ अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे एमिट होगा, जिसे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करेंगे ये। तो इस तरह से ये हम अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम हम ये शो कर सकते हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, दोनों तरफ को हम बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस हुआ? देखो ये यहाँ पे एटॉमिक मास कितना, यहाँ पे मास नंबर कितना, 234। अच्छा यहाँ देखो 230 और ये 4, टोटल कितना 234, यानी कि बैलेंस हो गया। इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना 92, यहाँ पे कितना 90, यहाँ कितना 2, तो 92, यानी कि इधर भी बैलेंस। हमेशा आप लोग याद रखना, जब भी हम अल्फा डी के हम शो करेंगे तो यहाँ पे मास नंबर दोनों साइड का और एटॉमिक नंबर दोनों साइड का ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल ये, ठीक है ना। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका एक और एग्जांपल देखो, इसी देखो थोरियम को और आगे की ओर हम इसे हम अगर अल्फा पार्टिकल से हम डिनोट करें अल्फा डी के, तो इसका एटॉमिक नंबर तो कितना, ये हो जाएगा 90 और इसका मास नंबर 230। इसको और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, तो और आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा डी के, और इस बार दो -2 करेंगे तो मिलेगा क्या 88। तो x कोई एलिमेंट आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88, और इसमें से हम क्या करेंगे 230 में से 4 माइनस करेंगे तो 226 हमें मिलेगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हीलियम एटम एटॉमिक नंबर 2 और इसका मास नंबर 4, और ये कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं। अच्छा, जो कुछ ये यहाँ पे अपने अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल को जो रिलीज कर रहा है, यहाँ पे एमिशन हो रहा है ना, जिससे होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पेरेंट, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पेरेंट्स न्यूक्लियस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, पेरेंट्स न्यूक्लियस, और इसे हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियस। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, एक होगा पेरेंट न्यूक्लियस और ये हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, और ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, हीलियम न्यूक्लियस बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना, एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे हम डिनोट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल एंड व्हाट इज द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, तो आप इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे ये वन एग्जांपल यहाँ समझा दिए, ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे, है ना। आप ऐसे ही एग्जांपल बना करके आप अपने आप को आप इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो। अच्छा, ये जो x लिखे हैं ना, ये x, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आपको याद हो इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे वही एग्जैक्ट लिख दो, यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस यहाँ पे अल्फा डी के आपको शो करना है। 88 किसका होता है, रेडियम का, जिसका भी हो आप देख लेना यहाँ पे ये, ठीक है ना, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे आप लिख कर दो यहाँ पे ये, बस आपको अल्फा डी के शो करना है ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या, बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बीटा पार्टिकल, अब ये बीटा पार्टिकल क्या होता है, विद द एमिशन ऑफ वन बीटा पार्टिकल atomic number of radioactive nucleus increases by 1 but mass number remains unchanged, ठीक है ना। इसका ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इसका 1 इंक्रीज हो जाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 1 इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये जो एमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल है, इसके लिए हम ये सिंबल डिनोट करते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लेट अस से दिस x इज एनी एलिमेंट एंड दिस z इज द एटॉमिक नंबर एंड a इज द मास नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें शो करना है क्या, बीटा डी के, क्या शो करना है, बीटा डी के, ठीक है ना, ये शो करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है,
इट्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1। इसका जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्या एटॉमिक नंबर ये इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा Z+1 और क्या हो जाएगा, बट मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मास नंबर अनचेंज्ड रहेगा, तो मास नंबर कितना A, यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो बीटा एमिशन होगा, बीटा डीके होगा, जिसे हम इससे हम डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये 0 और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को जरा हम बैलेंस करते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे। इसके पहले जो बैलेंस करके समझा रहे थे, देखो मास नंबर कितना A, इधर कितना A+0, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना 0, इसका मास कितना, मास नंबर कितना A, तो इन दोनों का मास नंबर ऐड कर दो तो A+0 A, यानी कि A मिल गया। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना Z+1, इसका कितना -1, टोटल कितना हो जाएगा, ये माइनस से +0 हो जाएगा, बचेगा Z यानी कि बैलेंस्ड हो गया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे कुछ अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज होते हैं, ये ठीक है ना। अच्छा, एनर्जी रिलीज के साथ साथ ये एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होते हैं, ये ठीक है ना। एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं, इसको अभी हम आगे समझेंगे। एंटी न्यूट्रिनो ये क्या होता है, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ये जो इक्वेशन बनेगा ये कुछ इस तरह से ही बनेगा। इसका हम इसके बेसिस पे एक कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये कार्बन है, ये एग्जांपल लेते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 6 होता है, ये ठीक है ना। और इसका मास कितना होता है, मास नंबर 14 ये होता है, ये ठीक है ना। तो हमें इसका शो करना है क्या, बीटा डीके है ना। तो ये बीटा डीके अगर ये शो करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये जब बीटा डीके होगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होकर के यानी कि 7 हो जाएगा। और ये x कोई हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। और ये इसमें तो मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इस तरह से ये क्या होगा, बीटा एमिशन, जिसे हम डिनोट करेंगे इस तरह से ही, ठीक है ना। और ये कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो ये रिलीज करेगा, ये ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये 7 किसका होता है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ये ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है लिखना, हम यहाँ पे बस लिख करके आपको समझा रहे हैं। ये अगर आपको याद है तो आप लिख लो, बहुत बेटर है। ये नहीं याद आ रहा है तो आप छोड़ दो, यहाँ इतना ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, ये है ना। सपोज करते हैं यूरेनियम का एग्जाम्पल, ठीक है ना। लेट अस से यूरेनियम का एग्जांपल, इसका कितना मास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 होता है। ये मास नंबर इस वाले लेते हैं ये 238, ठीक है ना। तो इसका हम बीटा डीके शो करते हैं, ये तो बीटा डीके आप शो करो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 इंक्रीज्ड, तो इसका 1 इंक्रीज कर दो तो ये हो जाएगा 93। हमें देखो यूरेनियम मिल रहा था, अब एटॉमिक नंबर हो गया 93, यानी कि कोई और एलिमेंट मिलेगा x, ठीक है ना। और ये 238 मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, बीटा डीके होगा यहाँ पे। फिर ये कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा, फिर ये एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो इसे। x क्या हो जाएगा, ये कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 93 होगा, ये ठीक है ना। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो कि आप बना सकते हो, ये ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं आप, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल आपको ये देते हैं, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है, बीटा पार्टिकल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, देखो अगर यहाँ पे सपोज करते हैं यूरेनियम जिसका मास नंबर दिया हुआ है 238 और इसको आपको शो करना है कहाँ से कहाँ तक, लेड 206 तक आपको शो करना है, ये ठीक है ना। तो यूरेनियम मास नंबर 238 और लेड 206,
ठीक है ना। आपको शो करना है क्या, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये टोटल कितने अमाउंट में यहाँ पे ये होंगे ये, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे जरूर सॉल्व करना ये, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द गामा रेडिएशन। देखो ये गामा रेडिएशन होती क्या है, पहले तो यहाँ पे हम समझना होगा कि अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन, जो इसके पहले हम समझ रहे थे, अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन के दौरान कुछ ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं कि जो पेरेंट या फिर डॉटर जो न्यूक्लियाई हैं वो कुछ अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती हैं। यानी कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई और ये पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियाई, दोनों में से कोई एक, पेरेंट न्यूक्लियाई या फिर डॉटर न्यूक्लियाई, ये एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती हैं। और ये जो एनर्जी निकलती है काफ़ी शॉर्ट अमाउंट में निकालती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ में निकालती हैं, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं काफ़ी शॉर्ट होते हैं ये, ठीक है ना, जिसे हम गामा रेज कहते हैं। अब ये जो गामा रेज है ना, यहाँ पे गामा रेडिएशन आर नॉट पार्टिकल्स, ये गामा रेडिएशन ये पार्टिकल नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। फिर से समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों होते हैं ये। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेरेंट न्यूक्लियाई या फिर डॉटर न्यूक्लियाई। जब ये पेरेंट या फिर डॉटर न्यूक्लियाई में से कोई एक, जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो वहाँ से शॉर्ट पीरियड में, यानी कि शॉर्ट वेव्स, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करने चालू कर देते हैं, जिसे हम गामा रेज कहते हैं। और ये जो गामा रेज है ना, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इसका जो वेवलेंथ होता है लगभग ये 10⁻³ एंगस्ट्रॉम ये होते हैं ये। So with the emission of gamma radiation there is no change in atomic number और mass number। इसके न तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और ना ही इसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जब पार्टिकल है ही नहीं है, मासलेस है ये, है ना, तो ये इसमें क्या, इसमें कुछ रिलीज होगा, कुछ नहीं। इसके ना तो एटॉमिक नंबर कोई चेंज नहीं होगा और ना तो इसके मास नंबर कोई चेंज नहीं होगा, हम कह सकते हैं ये, ठीक है ना। और इसको जो, इसका जो सिंबल होगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। लेट अस से दिस x इज एनी एलिमेंट, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। यहाँ पे गामा डी के अगर शो करें तो इसके अंदर कोई भी, ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होगा और ना ही मास नंबर में, ये सेम एज इट इज वही आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये हो जाएगा गामा डी के, ठीक है ना। इसका हम एक एग्जांपल नोट करते हैं कि सपोज करते हैं ये है बिस्मथ, ठीक है ना। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 83 और मास नंबर होगा 214। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं क्या, गामा डी के। तो गामा डी के अगर नोट करें तो अभी देखो ये अभी अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा, है ना, अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो जैसे ही ये एनर्जी को रिलीज करेगा, काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा, तो ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। सपोज करते हैं कि ये बिस्मथ है तो बिस्मथ ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 83 और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्या, गामा डी के, ठीक है ना। बैलेंस कर सकते हो 83 0, 83 214 प्लस 0 214। हर एक केस में अल्फा बीटा गामा, हर एक केस में हमें क्या करना होगा, ये इसके एटॉमिक नंबर को बैलेंस करना होगा और इसके मास नंबर को बैलेंस करना होगा। हर एक केस में आपको ये करना होगा ये, ठीक है ना। आई होप आपको ये जितने भी टॉपिक समझाए हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका नोट आप लोग बनाना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे जरूर आप लोग एग्जाम्पल अपने तरफ से खुद यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये इस बार श्योर है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक एग्जाम्पल या फिर एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा जाएगा इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि हमारे नेचर में है ही नहीं, ऐसा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिर भी कुछ रेडियो पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारे बॉडी को, प्लांट्स को, अदर एनिमल्स को ये अफेक्ट करते रहते हैं ये। तो ऐसे रेडिएशंस को ही हम रेडियो एक्टिव, बैकग्राउंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन हम कहते हैं। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, द हार्मफुल रेडियो एक्टिव इफेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्चुअल रेडियो एक्टिव मटेरियल आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन।
मतलब कि जो एक्चुअल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके एब्सेंस में, है ना, उसकी गैर मौजूदगी में फिर भी कुछ ऐसे रेडिएशन है जो कि ये मौजूद रहते हैं, ये ठीक है ना, जिसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये हम आजकल, है ना, बहुत पहले से शुरू से ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जानकारी नहीं हो पाती हैं, है ना। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू व्हाट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ अमाउंट में ऐसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल को रिसीव करते हैं, है ना, जैसे कि फूड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से, है ना, जो कि उतना ही हार्मफुल होते हैं जितना कि एक्चुअल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जितना हार्मफुल होते हैं उतना ये भी होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, ये ठीक है ना, बहुत ही कम मात्रा में ये इनकी होती है। ये कुछ यहाँ पे इस तरह के ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमने नोट किया, जैसे पोटेशियम 40, है ना, इसका मास नंबर 40, कार्बन 14, और यहाँ पे रेडियम, ये रेडियम नहीं, रेडान, ये 226, है ना। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि हम अपने फूड, कहीं ना कहीं वाटर, कहीं ना कहीं एयर के थ्रू हम इसको लेते रहते हैं, ये ठीक है ना। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड रेडिएशन ये क्या होता है, ये ठीक है ना। अभी तो इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, जो कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा?